कार में बैठकर वानी फोन पे बात कर रही होती है और उसके पिताजी सुदर्शन गाड़ी चला रहे होते हैं। ये तुमने क्या क्या विमला, मैं अपने पिताजी के साथ तुम्हारे पास तुम्हें शादी की कार्ड देने आ रही थी और तुम कह रही हो कि तुम अभी नहीं हो। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, टेक केयर कहकर फोन रख देती है वानी। फिर गाड़ी चलाते हुए सुदर्शन, क्या हुआ बेटा, विमला नहीं है क्या? नहीं पिताजी, राहुल को लगता है कि बैंगलोर में अच्छी जॉब मिली है, वो वहीं पे चले गए हैं। तो क्या हम घर वापस लौट चले? अब जब हम इतनी दूर आई गए पिताजी, विमला के घर के पास एक शिव मंदिर है, वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए हम वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं और मेरी शादी का कार्ड उनके चरणों में लगा के आते हैं। जरूर बेटा, तुम्हारी किसी बात को कभी मैंने ना कहा है, हम जरूर चलेंगे, पर मुझे रास्ता नहीं पता, तुम्हें अगर पता हो तो मुझे बताते रहना। जरूर पिताजी। इस तरह कहने पे सुदर्शन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वानी रास्ता बताती है और सुदर्शन गाड़ी चलाते हैं। 10 मिनट के अंदर गाड़ी जाके शिव मंदिर के पास रुकती है। चलिए पिताजी, अंदर चलते हैं, वानी इस तरह कहती है। फिर सुदर्शन और वानी दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। शिवजी के लिंग रूप देखकर वो दोनों अपना हाथ जोड़ लेते हैं। फिर अपनी शादी का कार्ड उस शिवलिंग के पास रख देते हैं। हे महादेव, आप कृपा बरसाना ताकि बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। प्रार्थना के बाद वो एक मंदिर के कोने में जाके बैठ जाते हैं। तभी हरीश प्रसाद के रूप में खीर लेकर उनके पास आता है। दादाजी, दीदी, आज मेरा जन्मदिन है, ये खीर खाइए और खीर खा के मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से कहने पर सुदर्शन और वानी दोनों ही खीर ले लेते हैं। हैप्पी बर्थडे हरीश। हैप्पी बर्थडे हरीश, सुखी रहो। थैंक यू दादाजी, थैंक यू दीदी। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। सुदर्शन और वानी भी खुशी खुशी जन्मदिन का खीर खाने लगते हैं। तभी वानी को अचानक से उसकी बचपन की सहेली अनामिका का बनाया हुआ खीर याद आने लगता है। पिताजी, इस खीर का स्वाद बिल्कुल मेरी सहेली अनामिका का बनाया हुआ जैसा लग रहा है, मतलब वो यहीं कहीं आसपास रहती है। ये कहकर वानी आसपास देख ही रही थी कि तभी उसे हरीश दिखता है। हरीश, बाबू हरीश, इधर आना। इस तरह वानी हरीश को बुलाती है। बुलाने की आवाज सुन के हरीश वानी के पास आता है। हरीश, ये खीर किसने बनाया है? मेरी माँ बनाई है दीदी। ऐसा? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? मंदिर के बाहर है दीदी, आप बाहर जाएंगी तो मैं आपको ले चलूंगा। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। हरीश के पीछे पीछे वानी और सुदर्शन जाते हैं। वहाँ मंदिर के बाहर अनामिका खड़ी थी। अनामिका हरीश से बात कर रही होती है। वानी को देखकर वो पहचान लेती है। वानी, तुम यहाँ? मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। अनामिका, काफी दिनों के बाद, तुम कैसी हो? तुम कहाँ रहती हो? मैं ठीक हूँ वानी, शादी हो गई, ये मेरा बेटा है, पति मजदूरी का काम करते हैं, यही पास में रहती हूँ। चलो ना, मेरे घर चलो, कार में जाके बैठो, जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे नहीं नहीं, पैदल जाना ही ठीक रहेगा। अनामिका की बातों पे वानी तैयार हो जाती है। गाड़ी में बैठकर सुदर्शन और हरीश आने लगते हैं। 10 मिनट के अंदर अनामिका जिस मिट्टी के घर में अपने ससुराल में रहती थी, वहाँ आकर वो पहुँच जाती है। लकड़ी का चेयर बैठने देती है। वानी सुदर्शन उस पे जाके बैठते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही अंदर से बाहर निकल आते हैं। अनामिका अपने परिवार के साथ उनकी परिचय कराती है। उन दोनों को देखकर सभी नमस्ते कहते हैं। सुदर्शन और वानी भी नमस्ते कहती हैं। फिर सभी लोग थोड़ी देर बातचीत करते हैं। वानी की शादी तय हो गई है, आप लोगों को आना ही होगा। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। आगे आपकी मर्जी। ये अगर नहीं आएंगे तो क्या मैं मानूंगी पिताजी? क्या अनामिका, तुम सबको लेकर आओगी ना? नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी, तुम्हें आना ही होगा। जरूर आऊंगी वानी, तुम मेरे घर तक आई शादी का न्योता देने के लिए, मैं नहीं आके कैसे रहूं भला? अनामिका, मेरी शादी में तुम्हें यही खीर बनानी होगी, हम सभी को खिलाएंगे, फिर देखना वो तुम्हारी कैसी तारीफ करते हैं। सही कहा ना पिताजी? बेटा, हमारी इतनी बड़ी मिठाई की कंपनी है, हम तरह तरह के लोगों को मिठाई खिलाएंगे। उन सभी मिठाइयों के सामने में ये खीर कौन खाएगा भला, तुम्हें बताओ। ये सुनकर अनामिका को बहुत तकलीफ होती है। सुदर्शन को समझ में आ जाता है। देखो अनामिका, मुझे गलत मत समझना, वहाँ इतने सारे लोगों को ये खीर खिलाकर बेइज्जती कराने की क्या जरूरत।
इसलिए मैंने ना कह दिया, पर तुम्हें इस तरह तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मुझे बुरा नहीं लगा है अंकल जी। एक तो आप इतने बड़े इंसान हैं, ऊपर से वहाँ पर वानी की शादी हो रही है, साथ ही साथ आपका खुद का इतना बड़ा मिठाई का व्यापार है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं वहाँ पे ये खीर खिलाऊं सबको। पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए, इस तरह आप मुझे ना नहीं कह सकते। अब जब बेटी वानी इतना अनुरोध करती है तो पिताजी ना नहीं कह पाते हैं। वानी ये देखकर बहुत खुश होती है। तो अब हम चले बेटा। इस तरह कहकर सुदर्शन और वानी कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। 2 दिन निकल जाता है। तीसरा दिन था जिस दिन वानी की शादी थी। गरीब बहुरानी अनामिका खीर बना के अपने साथ ले जाती है। वहाँ पे रखे तरह तरह के मिठाइयों के साथ वो उस खीर को रख देती है। शादी में जो भी आते हैं वहाँ पे उन्हें उस खीर को खिलाया जाता है। खीर खाकर सभी ने उस खीर की बहुत तारीफ की। ये देखकर सुदर्शन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे रखे तरह तरह के मिठाइयों को छोड़कर वो गरीब बहुरानी अनामिका जो खीर लाई है सभी ने खाया और उसी की तारीफ कर रहे हैं। अगर किसी ने उसे जाकर ये उपदेश दे दिया कि जाके खीर बेचो, फिर तो मुझे अपनी मिठाई की दुकान बंद करनी पड़ेगी। इस तरह से मैं अनामिका को आगे बढ़ने नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये सोचकर अनामिका का बनाया हुआ खीर के पास सुदर्शन जाते हैं। वो एक कॉकरोच उठाकर खीर में डाल देते हैं। उस वजह से वो अनामिका को डांटते भी है और अनामिका इस बात से बहुत रोती है। फिर गुस्से से वो कहने लगते हैं, इस तरह करके तुम मेरा और मेरी बेटी का नाम बदनाम करना चाहती हो? छी छी, तुम अभी यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी अपना मुंह यहाँ पर दिखाना नहीं। अनामिका, मुझे नहीं पता था तुम मेरी शादी में इस तरह करोगी। छी, इसीलिए मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि गरीबों को हमेशा घर के बाहर ही रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें ही बेघर कर देंगे। और तुमने उस बात को सच कर दिया। अभी निकल जाओ। गुस्से से इस तरह कहकर वानी वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोते रोते अपने परिवार के लोगों को लेकर घर लौट आती है। बहू, दुखी मत हो, तुम मुझे माफ कर दो। क्यों माँ जी, आपने क्या किया है? आपकी क्या गलती है? मैंने खुद देखा था वानी के पिताजी को कॉकरोच उठा के खीर में डालते हुए। इस तरह से कहने पर सभी लोग शारदा को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। शारदा घबरा जाती है। शारदा, जब तुमने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा था तो फिर तुमने उन सबके सामने ये बात क्यों नहीं कहा? तुम ही बताओ। हम गरीब लोग हैं, हमारी बात वहाँ पे कौन सुनता? अगर ये बात कहने पे सब हमें मारने लगते तो? शारदा की ये बात सुनकर सभी को लगने लगता है कि शारदा सच्ची कह रही है। बहू, यहाँ पे तुम्हें एक बात तो समझनी होगी। क्या समझना होगा माँ जी? इसका मतलब ये है, सुदर्शन बाबू ने जब जानबूझ के खीर में कॉकरोच डाला, इसका मतलब है उनकी मिठाइयों से तुम्हारी खीर ज्यादा अच्छी है। हाँ अनामिका, माँ जो कह रही है सही कह रही है। वहाँ पे इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, उसमें से तुम्हारा ही खीर सबसे स्वादिष्ट था। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो भी आए वो तुम्हारी खीर खाकर बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। खुद मिठाई के दुकान के मालिक वहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई थी, उसके बावजूद सभी लोग आकर तुम्हारी खीर खा रहे थे। ये बात सुदर्शन बाबू को हजम नहीं हुई। अनामिका, तुम एक दुकान खोलकर खीर बेचना शुरू करो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो हम सब संभाल लेंगे। हाँ अनामिका, रमेश ठीक ही कह रहा है, जो होगा हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारा बनाया हुआ खीर बहुत ही स्वादिष्ट है, जरूर ग्राहक आके उसे पसंद करेंगे। इस तरह घर के सभी लोग अनामिका को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। सभी घर वालों से प्रोत्साहन पाकर अनामिका एक छोटा सा खीर का दुकान शुरू करती है। वहाँ पे अच्छी बिक्री होती है, ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इसी तरह दिन निकलता है। दिन ब दिन अनामिका का खीर की बिक्री बढ़ती है और उसका बहुत नाम भी होता है। उधर सुदर्शन की मिठाई की बिक्री कम होने लगती है। मेरी मिठाइयों की बिक्री कम होने के पीछे बस एक ही वजह है, उस गरीब बहुरानी की खीर। छी, वो गरीब बहुरानी मुझे हरा देगी? कभी नहीं। इस तरह कहकर सुदर्शन अनामिका का खीर के व्यापार को बर्बाद करने के बारे में सोचने लगता है। फिर अचानक से एक बार मैं बर्बाद करने का कोशिश किया तो वो यहाँ पर आकर पहुँच गई, और अगर मैं फिर से बर्बाद करने का सोचा
तो पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाएगी। अनामिका को सारा मिठाई का दुकान का जिम्मेदारी देकर मैं अमेरिका चला जाना चाहता हूँ। सुदर्शन ये बात सोचते हैं। फिर 15 मिनट के बाद दुकान के सारे कागजात लेकर वो अनामिका के घर जाते हैं। अनामिका, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने जानबूझ के गलती की थी। मैंने तुम्हारी मिठाई को बर्बाद किया था। तुम अब इस दुकान की पूरी जिम्मेदारी ले लो। ऐसे कैसे अंकल जी? मैं नहीं सुनूंगा, एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरी दुकान की पूरी जिम्मेदारी आज से लेनी होगी, तभी मैं खुश रहूंगा जब तुम खुश रहोगी। इतना कहकर सुदर्शन वहाँ से चले जाते हैं। सुदर्शन बाबू की बातें सुनकर अनामिका का परिवार भी खुश होता है। उस दिन से अनामिका सुदर्शन बाबू का पूरा व्यापार संभाल लेती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। रमेश बनियान पहनकर हाथ में फटा हुआ शर्ट लेकर हॉल में आता है और ऊंची आवाज में, माँ, अनामिका, दोनों इधर आओ जरा, चिल्लाकर कहता है। उधर किचन में सासू माँ शारदा खाना पका रही होती है और बहू रानी पंखे से उन्हें हवा कर रही होती है। अरे बहू, तुमने कुछ किया क्या? वो ऐसे चिल्ला रहा है। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, आप जो कहती है मैं वैसा ही तो करती हूँ। आपको दिखा के ही तो सब करती हो। हाँ बहू, फिर बेटा इस तरह चिल्लाकर हमें क्यों बुला रहा है? वो तो हॉल में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, चलो। सास बहू एक दूसरे से बात करती है और फिर जहाँ रमेश था वहाँ हॉल में जाती है। रमेश फटा हुआ शर्ट दिखाते हुए, अनामिका, ये क्या है? आपको नहीं पता है क्या जी? ये है शर्ट जो आप पहना करते हैं। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ही शर्ट है, पड़ोसी का शर्ट नहीं है। अरे माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये शर्ट है और ये वही शर्ट है जो अक्सर मैं पहना करता हूँ। ये सब सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, बस पूछ रहा हूँ ये शर्ट फटी कैसे? ऐसा पूछ ही रहा था कि तब तक प्रसाद एक फटी हुई धोती लेकर हॉल में आते हैं। शारदा, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? तुम मेरे ऊपर क्यों नाराज हो? मैं सारा पैसे कमा के तुम्हें ही तो लाके देता हूँ कि नहीं? अजी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं आप पे क्यों नाराज रहूं भला बताइए? आप तो मेरी हर बात मानते हैं। ये जरूर बहू ने किया है। बहू, बेटे की शर्ट फाड़ दी, ससुर जी की धोती फाड़ दी तुमने। मुझे पत्थर के ऊपर कपड़े धोने की आदत है माँ जी, शायद इसलिए हो गया होगा। तो क्या तुम्हारी साड़ी की भी वही हालत है? शारदा के इस तरह कहने से अनामिका चुपचाप सर झुका के खड़ी रहती है। पत्थर के ऊपर कपड़े धोने की क्या जरूरत है अनामिका? घर पे वॉशिंग मशीन तो है ना, क्यों वो काम नहीं कर रहा है? वो सब मुझे नहीं पता जी, सासू माँ मुझे कहती है कि पत्थर पे कपड़े धोने के लिए, इसीलिए मैं वहीं ले जाकर कपड़े धोती हूँ। तुम्हें क्या हो गया शारदा? तुम्हारी कंजूस चाची का असर हो गया क्या तुम्हारे ऊपर? तुम लोग दोनों 1 मिनट इंतजार करो। इतना कहकर शारदा वहाँ से किचन चली जाती है। शारदा ऐसा क्या लाएगी ये जानने के लिए तीनों इंतजार करने लगते हैं। तब तक शारदा करंट बिल लेकर उनके पास आती है। करंट बिल देखकर प्रसाद की आंखें मानो की फटी रह जाती है। आपको चक्कर आ रहा है क्या जी? ये तो मामूली नहीं है। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत किया है क्या बहू को वो काम करने को कहकर? शारदा के इस तरह से कहने पर प्रसाद और रमेश बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद प्रसाद और रमेश तैयार होके ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। रमेश पानी पीने लगता है। अनामिका, पानी ठंडा क्यों नहीं है? अभी का रिसेंट करंट बिल देख लीजिए, पानी खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन के रमेश कोई जवाब नहीं देता है। तब तक शारदा वहाँ पे आती है। अजी, अगर मकान मालिक यहाँ आ गए तो क्या जवाब देंगे उन्हें? मामला पता नहीं शारदा, बस अब नाम के शहर में रहते हैं, दोनों काम पे जाते हैं, पर 25,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। अभी हमने बहुत सोच समझ के पैसे बचाकर फ्रिज और वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट में खरीदा है। जब से हमें गांव के खेत के लिए भुगतान करना पड़ रहा है, तब से समस्या शुरू हो गई है। ऐसी हालत हो गई है कि अब घर का भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा। सही बात है, 1-2 महीने की समस्या हो तो कोई भी मान लेता है, पर 6 महीने से कोई भाड़ा ना दे तो कौन सुनेगा? जब वो भाड़ा लेने आते हैं, आप लोग घर पे नहीं रहते हैं और हम 2 महिलाओं के ऊपर चिल्लाना अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चले जा रहे हैं। बस इतना कहकर जाते हैं कि अगर आप लोग मुझे भाड़ा दे देंगे तो फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ बहू,
पर तुम सास बहू हम बाप बेटे की समस्या समझो। इसीलिए मैं और बेटा सुबह 5 से 8 बजे तक दूध वैन के साथ जाकर लोगों को दूध बांटूंगा। फिर वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे लाकर हम भाड़े के लिए दे देंगे। उनकी ये बात सुन के शारदा और अनामिका चुप हो जाती हैं। फिर सुबह होते न होते सुदर्शन भाड़ा मांगने के लिए मिडिल क्लास सास बहू शारदा और अनामिका के घर पे आ जाते हैं। उसी दौरान बाप बेटा प्रसाद और रमेश घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुदर्शन बार बार कॉलिंग बेल बजाए जा रहे थे। इधर शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका चारों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कॉलिंग बेल बजे ही जाए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाके देखती हूँ। शारदा, अगर मकान मालिक आए हो तो जोर से आवाज करना, हम जाके छिप जाएंगे। लेकिन हम कहाँ छिपेंगे पिताजी, हमारा तो एक ही प्रवेश द्वार है। वहाँ पे अगर मकान मालिक होंगे तो वो भी हमारे लिए बंद हो गया। अब मकान मालिक नहीं होंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। क्यों डर रहे हो बेटा? 2 दिन पहले जो बात कही है तुम लोग वही बात उन्हें कह देना, वो जरूर समझेंगे। ठीक है शारदा, दरवाजा खोलो, मैं बात करता हूँ। प्रसाद के कहने पर शारदा जाके दरवाजा खोलती है। देखती है मकान मालिक सुदर्शन बाहर खड़े हैं। अरे मालिक, आज आप इतनी सुबह सुबह आए? शारदा की ये बात सुनकर मजाक उड़ाते हुए सुदर्शन जी कहते हैं, तुम सास बहू आशीर्वाद देने वाली चमत्कार देविया हो, इसीलिए इससे पहले कि कोई और आ जाए मैं ही आशीर्वाद लेने के लिए पहले आ गया। बाबू, आप हमारी हालत तो अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और वक्त हमें दीजिए, हम पूरा पैसा आपको लौटा देंगे। आपके इस दिल को छू जाने वाली बातों में अब मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। तब तक पीछे से प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों वहाँ पे आते हैं। वो सुदर्शन को देखकर नमस्ते करते हैं। अरे बौने प्रसाद और दुबले रमेश, तुम लोग जिंदा हो? काफी दिनों से नजर नहीं आए तो लगा कहीं ऊपर ना चले गए हो। चलो खा पी के तुम लोग जिंदा हो। मालिक, आपकी बातों का हम बुरा नहीं मान रहे हैं, पर हम लोग डर गए थे इसीलिए छिपे हुए थे। अब सुबह सुबह हम जा रहे हैं दूध बांटने के लिए और रात को हम ओवर टाइम भी कर रहे हैं। कैसे भी करके आपका सारा हिसाब हम चुकता कर देंगे। हाँ बाबू, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। गुस्से से सुदर्शन अपने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगते हैं, अरे नहीं बाबू, इतने बड़े अभिनेता और अभिनेत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मुझे भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए, बस ये घर खाली कर दो। तुम लोग बस इतना ही काम करके मेरी मदद कर दो। हाँ, मैं किसी और से पैसे ले लिया हूँ और यही बात बताने के लिए तुम लोगों के पास सुबह सुबह आया हूँ। इतना कहकर वो किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिए और वहाँ से चले गए। आप दोनों काम पे जाइए, मैं और बहू दूसरा घर देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद प्रसाद और रमेश काम के लिए निकल जाते हैं। सास बहू कम पैसों में कोई भाड़े का घर रहने के लिए मिल जाए ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो गली गली घर ढूंढने के लिए घूमती है, पर उन्हें हर घर बहुत महंगा मिलता है। थक हार के सास बहू एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती है। बिल्कुल मोहल्ले के अंत में उन्हें एक कटा हुआ पेड़ दिखता है। उस पेड़ को देखकर अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। माँ जी, भाड़े का घर इस तरह से ढूंढने से बेहतर है कि हम एक पेड़ को ही घर बना लेते हैं। पेड़ में घर? वो कैसे बहू? कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, आइए। इतना कहकर अनामिका शारदा को एक पेड़ दिखाती है। शारदा उस पेड़ को देखती है और बहू क्या कह रही है वो समझ जाती है। बहू, तुम्हारी सोच मैं समझ गई हूँ, फिर देर ना करते हुए चलो इस पेड़ को घर बना लेते हैं। तुम घर जाके जो जो जरूरत के सामान है वो लेकर आ जाओ। इस तरह कहने पर अनामिका खुशी खुशी वहाँ से घर चली जाती है। फिर जब शाम हो जाती है, रमेश और प्रसाद भाड़े घर के बारे में चर्चा करते हुए घर लौट रहे थे। घर पे ताला लटक रहा है, बहू सामने खड़ी है। देखकर वो घबरा जाते हैं। बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? परेशान मत होइए पिताजी, वो हमारे नए घर के पास है। आप लोगों को नहीं पता ना, इसीलिए आई हूँ आप लोगों को ले जाने के लिए। नया घर? वो कहाँ है बहू? चलिए पिताजी, सास बहू का नया घर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सास बहू ने एक बड़े से पेड़ को काटकर एक घर में तब्दील कर दी थी। ये देखकर बाप बेटा सास बहू शारदा और अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं और खुश होकर कहते हैं, शारदा, तुमने और बहू ने मिलकर एक पेड़ को घर में तब्दील कर दी है। तुम जैसे पत्नियों को पाकर हम सच में धन्य हैं।
हाँ माँ, आप लोगों ने इस पेड़ को काट कर घर बनाया है, ये बहुत सुंदर है। अब हमें रहने के लिए ना घर का भाड़ा और ना ही करंट बिल देना पड़ेगा। हम जो रोजगार करके ला रहे हैं उसी को थोड़ा थोड़ा हम जमा करेंगे और बाद में एक सच में अपना घर हम बनाएंगे। हम तो भाड़े में घर ढूंढने के लिए गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, लेकिन बहू को इस पेड़ को देखकर एक तरकीब सूझी। जब बहू ने मुझे पेड़ के घर के बारे में बताया तो मुझे भी अच्छा लगा। तब जाके मैंने बहू को अनुमति दे दी और हमने इस पेड़ को अपना घर बना लिया। हाँ जी, इस तरह रहने में हमें बहुत सुविधा होगी। पैसे के पैसे भी बचेंगे और गर्मी में हम गर्मी से भी बच जाएंगे। घर के भाड़े के साथ साथ उनका करंट बिल भी बचने लगा। घर को वो दिया जला के रोशन करने लगी और इस तरह सभी लोग मिलके खुशी खुशी जीने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।